Hello students, again welcome on this official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. In my previous lectures, I already discussed about chapter 2 from trade to territory. In this video lecture, we discuss about the further part of this chapter, how they continue exploit India and continue gain authority and autonomy in India. Company officials become nabobs. Why I write here nabobs? And also NCERT write the same words in a book. The reason, अंग्रेज़ों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी. देखो, उन्हें इंग्लिश एक्चुअली में उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी. वो हमारे नवाब को क्या कहते थे? नबोब. जो हम नवाब शब्द यूज़ करते थे उसके लिए यूज़ करते थे नबोब. और रॉबर्ट क्लाइव वो फर्स्ट पर्सनैलिटी थे जो इंग्लैंड की अगर भाषा में कहा जाए या क्लाइव की भाषा में कहा जाए नबोब बने बंगाल के. और इन अकॉर्डिंग टू आवर लैंग्वेज ये नवाब बने थे. फर्स्ट नवाब बिलोंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री या अनदर कंट्री. After the Battle of Plassey, the company officials forced the actual Nawab of Bengal to give land and vast sum of money as a personal gift. जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हमारी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही जो बहुत ज़्यादा जो पैसा कंपनी कंटिन्यू कैप्चर कर रही थी बंगाल से, और इस तरह की सिचुएशंस कंटिन्यू बनती जा रही थी. ये लोग इंडिया से जो मनी थे या यहाँ की जो भी चीज़ें थी, थिंग्स अवेलेबल थी, रॉ मटेरियल था, वो सारी चीज़ें ये लेकर गए. एक छोटा सा पहले तुम्हें बताती हूँ, हम उस टाइम पे अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो एक्सप्लॉयटेशन एक फील्ड में नहीं होगा. अब देखना कितने तरीके मैं तुम्हें गिनाती हूँ जो हिस्टोरियन ने भी नहीं लिखे होंगे शायद. सबसे पहले यहाँ से सोना चांदी गोल्ड सिल्वर निकाल लिया, ठीक है. नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे जो प्रोडक्ट थे अपनी मर्जी से यहाँ से लेकर गए. यहीं पर एंड नहीं होगा, टैक्स ये कलेक्ट करेंगे. अनदर कंट्री से आए, हमसे परमिशन मांग रहे थे. वो टाइम याद करो 1603 में जब हमारे ही एक रूलर ने मना कर दिया कि कोई परमिशन नहीं है आपको यहाँ पर ट्रेड करने की. बट फिर से कोशिश की और फिर परमिशन ली. उसके बाद इंडिया में इतना बड़ा एम्पायर अपना एस्टेब्लिश किया. अगर मैं बात करूँ नियर अबाउट कंपनी की, तो 100 साल तक जो हम आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंटिन्यू 100 ईयर्स तक एक्सप्लॉइट किया इंडिया को. मात्र एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे बी भी लगाना ना भूलें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट इज़ द फुल नेम ऑफ दिस कंपनी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नियर अबाउट 100 साल एक प्राइवेट कंपनी है. ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने भेजा है, एक प्राइवेट कंपनी परमिशन लेकर इंडिया आई. 100 साल तक एक्सप्लॉइट किया इंडिया को. अब यहाँ पर भी एंड ना होकर इन फ्यूचर क्या होने वाला है, अब ये रॉ मटेरियल इंडिया से लेकर जाएंगे, रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ में इंग्लैंड में और वापस शिप भर के लाने वाले हैं इंडिया में. उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन कहाँ तक बढ़ेगा? 1942 फिर 1947 तक कंटिन्यू हमारी राइबिलियन चलेंगी, अंग्रेज जाएंगे नहीं. और यहाँ पर एक बात और मेंशन करो, 1857 में सबसे बड़ा राइबिलियन जो इंडिया में हुआ था, एक्चुअली में हिंदी में अगर बोले सन 1857 की क्रांति. एक्चुअली में हमारे हिस्टोरियन या जो अरविंद घोष थे उन्होंने कहा था इट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट. कितना बड़ा नाम इसको उन्होंने दिया था, जबकि अंग्रेज, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, वो सिर्फ एक छोटा सा राइबिलियन इसको मानते थे. जबकि उनकी नज़र में कि इतने लंबे टाइम के बाद इंडिया के लोगों में जान आई और वो इस कंपनी के साथ खड़े हुए. और 5 जगह से ये राइबिलियन स्टार्ट हुई थी. मेन रीज़न यही था, अलग अलग जगह से स्टार्ट हुई, नहीं तो हम 1857 में इन लोगों से आज़ाद हो गए होते. चलो वो बात अलग है, नहीं हुए, बाद में हुए. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द कंपनी ऑफिशियल्स फोर्स द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल टू गिव लैंड, कि हमें ज़मीन दो
एंड वेस्ट सम ऑफ मनी, बहुत बड़ी मात्रा में जिसको कहते हैं वास्ट सम, ज़्यादा मात्रा या लार्ज क्वांटिटी में इनको क्या चाहिए, मनी चाहिए एज पर्सनल गिफ्ट। साथ में जितने भी ऑफिसर, ऐसा नहीं एक ऑफिसर आता टैक्स लेने तो उसको भी बीच में क्या चाहिए, घूस चाहिए होती थी, जो आज तक करप्शन के रूप में मौजूद है। व्हेन रॉबर्ट क्लाइव लेफ्ट इंडिया, अब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया से जब गया तो नियर अबाउट वो कितना अमीर हो गया होगा, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा, यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज़ द साइन ऑफ पौंड। 4,01,100 पाउंड की प्रॉपर्टी क्लाइव की इंग्लैंड में थी जब वो इंडिया से रिटर्न होकर वापस इंग्लैंड गया था। इन 1764 वो यहाँ से गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर, ही वॉज अपॉइंटेड 1764 में अपॉइंट किया गया था उसको, जो था गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन। और उसने उस टाइम पर एक बात कही थी कि मैं अब कंपनी से जो करप्शन चल रहा है उस करप्शन को ख़त्म कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। वो व्यक्ति, आगे देखना, मैनी कंपनी ऑफिशियल्स डाइड ऑन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू द डिजीज़ एंड वॉर, लगातार कंटिन्यू वॉर होते रहते थे, बैटल्स हुई, उसमें अंग्रेज भी मरते थे, उनके भी जो शोल्डर थे वो यहाँ पर मरते थे। उसके साथ साथ डिजीज़ फैली थी, बंगाल का जो फेमस है आपका फीमाइन, उसी से कुछ अंग्रेज भी यहाँ पर मरे थे। सम ऑफ द ऑफिशियल्स केम फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड, ऐसा नहीं था कि वो सारे ही करप्ट थे, उनमें से कुछ हम्बल पीपल थे। लास्ट में इन फ्यूचर में बताएंगे ए.ओ. ह्यूम ही वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश कराया था। वो इसी तरह के जो ब्रिटिश बैकग्राउंड जो उनका था, हम्बल था, और उन्होंने कोशिश की कि एक सिंगल मंच इंडियंस को दिया जाए। Backgrounds and their desire was to earn enough in India, return to Britain and let हालांकि इनकी डिज़ायर भी इनकी तो सेम ही थी। एक्चुअली में हम इंडियन पीपल्स की तरह कभी भी नहीं होते कि सोचने विचारने में टाइम पास करें। ये लोग यहाँ से अर्न करते, जितने भी ऑफिसर थे, और जाकर एक कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने स्पेंड की इंग्लैंड में। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ वर कॉल्ड नबोब्स, जो यहाँ से गए ना, जितने भी ऑफिसर गए, इन बेवकूफ़ों ने इंग्लैंड में जाकर उनका नाम क्या रख दिया, नबोब, हमारे नवाब जो होते थे। अब ये इंडिया से गए, पैसा ले गए, तो इनको कहा गया नबोब। क्यों? एक रीज़न और बता दूँ, ये नहीं था कि इनका ही कल्चर बहुत रिच था, इंडियन जो कल्चर था काफ़ी रिच था। हमारे जो नवाब थे, हमारे जो रूलर्स थे, उनकी जो लाइफ थी इतनी पीसफुल, इतनी प्रीशियस थी, आलीशान लाइफ वो जो है स्पेंड करते थे। वो कंसेप्ट ले गए ये ऑफिसर। एंड नेग्लिज्ड वर्जन्स ऑफ इंडियंस वर्ड नवाब, और इसका जो मीनिंग था ना, नेग्लाइज्ड, उसको इग्नोर कर दिया, जिसको हम नवाब कहते थे, और ये इसको क्या कहना शुरू किया इन्होंने, नबोब। आफ्टर दैट द कंपनी रूल एक्सपेंड, किस तरह इंडिया में कंपनी का रूल कंटिन्यू एक्सपेंड हुआ। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ अनेक्शन, अनेक्शन मीन्स कंटिन्यू स्टेट्स को जीत कर अपनी टेरिटरी में डाल देना, ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट्स एमर्ज। इसमें कई जो की थिंग, एक्चुअली मैं बात करूँ जो की थी, उन्होंने एक बेहतर रोल प्ले किया था कि कंटिन्यू इन्होंने यहाँ पर टाइम पीरियड देखो 1757 से 1857, ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू कि कम से कम नियर अबाउट जो इनके थे 100 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर सर्वाइव किए विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ इंग्लैंड, या जो वहाँ की क्वीन थी उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं था, जो भी मार्जिन था खुद इस कंपनी का था। और ये भी आपको पता लग गया होगा, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, अपने बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे थे। और कई ऐसी कीज़ थी जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि इनका ट्रेड एक्सपेंड हो। वो कीज़ आपको ऑलरेडी पता होंगी, जैसे तो अगर हम बात करें मीर ज़फ़र की, अगर वैसे ही कमांडर राजाओं की फ़ौज में रहते तो ऑब्वियसली उनके लिए, इन अंग्रेज़ों के लिए वो की ही थे। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अननोन टेरिटरी, हिम्मत बढ़ गई प्लासी के बाद,
खुद की सेना तैयार की गई। सेना इतनी बड़ी तैयार की, उसका जो एक्सपेंस होता था उसको पे करते थे इंडियन रूलर्स, और ये लोग सेना का निर्माण करते थे किसके लिए? हम इंडियंस को ही, हमारी ही टेरिटरी को जब्त करने के लिए इन्होंने इस आर्मी का यूज़ किया। इट अल्टरनेटली यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड, अलग अलग मेथड, फूट डालो राज करो, सुना ही होगा सभी बच्चों ने, यही तो इनकी थिंकिंग थी। डिप्लोमेटिक मेथड दैट मीन्स सोच के हिसाब से ये भापते थे चीज़ों को, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक हम बात करें, या चाहे इनकी सोशल थिंकिंग थी। हर तरीके से इन्होंने हिंदुओं को जो है अपनी हिंदू तो नहीं, उस टाइम पर अगर हम देखें तो मुस्लिम डायनेसिटी लास्ट थी, तो हिंदू मुस्लिम जो भी थे इंडियन पीपल्स थे, उन पर राज किया अलग अलग मेथड से। टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर अनेक्सिंग्स एंड इंडियन किंगडम्स, जो इंडियन किंगडम है उनको कंटिन्यू इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उन पर अटैक किया और उनको अनेक्स अपने तरफ मिला लिया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी थी, बैटल ऑफ बक्सर और पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के पास जैसे ही ये बैटल हुई, इसका एंड होता है, जो कंपनी की है जो पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनकी सोच देखो उस टाइम पर। अब वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर कंपनी के रेजिडेंट्स दैट मीन्स इंडियन जो रूलर्स हैं उनके दरबार में कंपनी के लोग रहेंगे, अपॉइंट कर दिए अपने, कि ऐसा नहीं, कोई भी रूलर अब ऐसा नहीं था जिसके दरबार या जो उसकी बात करें हम, जो रूलिंग एरिया था वहाँ पर एक इंग्लिश पीपल को अपॉइंट किया जाएगा, और जितने भी एक्सपेंस होंगे, उसकी जो शाही लाइफ उस टाइम पर थी, सारे जितने एक्सपेंस हैं उसके राजा के होंगे। उसके बाद तो अनदर पॉलिसीज़ भी लेके आए थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ऑफ द कंपनी अपॉइंट रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट, they were political or commercial agent and their job was to serve and further the interest of company। रहेंगे खर्चे पे इंडियन रूलर्स के, बट सर्व करेंगे इंडियन ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको। मेन क्या था, इनके पास अथॉरिटी थी, अपना व्यक्ति एज ए एजेंट यहाँ पर अपॉइंट कर दिया, जो भी बातें होती थी वो बातें कंपनी तक पहुँचाता कि कौन सी पॉलिसीज़ अभी राजा करने वाला है, क्या उसकी स्ट्रेटजीज़ है। तभी मैं बार बार कहती हूँ बहुत क्लेवर पर्सन थे, इन्होंने वो सारे जो वे थे ब्लॉक कर दिए थे इंडियन रूलर्स के लिए, कि कहाँ तक उनकी सोच। ये नहीं था कि इंडियन रूलर्स जो है वो क्लेवर नहीं थे, लेकिन रास्ते इन्होंने बंद कर दिए टाइम टू टाइम। Subsidiary alliance means Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. According to subsidiary alliance, इसमें क्या था, subsidiary alliance में कोई भी रूलर अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स नहीं रख सकता। इसके साथ साथ बेसिक जो कंसेप्ट लेके आए कि सब्सिडरी अलायंस में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक आर्मी उस राजा के पास रहेगी, राजा उस पर खर्चा करेगा, किसके नाम पर? सब्सिडरी अलायंस के नाम पर। दैट मीन्स अपनी आर्मी नहीं, अब अंग्रेजों की आर्मी आपको तैयार करनी है। They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary force that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। नाम दिया गया सब्सिडरी अलायंस के तहत। काम क्या? अंग्रेज जो हमारे रूलर्स थे बेसिकली उनको जो कंसेप्ट दिया गया कि ये हम आर्मी आपके पास इसलिए आपके यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम जब भी आप पर कोई आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, उस टाइम पर जो है हमारी जो ये आर्मी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अटैक करेगा कौन? सभी राजाओं के पास तुम्हारी आर्मी पल रही है। अब वो पावर तो थी नहीं कि पुराने टाइम के इंडिया में जाएं, हम मेडिवल टाइम में जाए कि राजा दूसरे राजा से फाइट कर रहा है। यहाँ तो जो हमारे बिगेस्ट एनिमी है वो थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पीपल, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। किसने था? लेकिन इनकी पॉलिसी थी कि अपनी सेना तैयार कर लो इंडिया में, कि अगर फर्दर हम इंडिया की बात करें फ्यूचर में कभी भी ये लोग हमसे दगा ना कर सके, एक्चुअली में हमारे सामने नहीं खड़े हो पाए। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as a penalty। अगर
किसी राजा ने मना किया तो पेनल्टी के रूप में उसकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा ले लिया जाएगा। और यहाँ पर टेरिटरी जब्त करने का मेन रीज़न क्या था कि जितना एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता राजा की तरफ से, उस सारे पर जो टैक्स होता था वहाँ पर मनमानी का टैक्स लेगी अब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक इनकम का रिसोर्स तैयार कर रहे थे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। नाम सुना होगा, फेमस पर्सनालिटी है इंडियन हिस्ट्री की। एक्चुअली में मैं कहूँ किसी रूलिंग फैमिली से बिलोंग ना करते हुए भी एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने अपने दम पर, हेरिडेटरी नहीं था कि ये किसी राजा के पुत्र थे, नहीं, ये अपने दम से इन्होंने इतनी बड़ी टेरिटरी एस्टेब्लिश की थी। मैसूर अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली रूल्ड फ्रॉम, अगर हम बात करें हैदर अली की, टीपू सुल्तान के फादर थे। टीपू सुल्तान बाद में आए थे हैदर अली के, लेकिन इनकी एज कम थी इसीलिए इनको टाइगर की उपाधि दी गई जिस टाइम पर ये लड़े। वो उसके लिए भी रीज़न था क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो सेकेंड लड़ाई की थी, बैटल हुई थी, वो हुई थी अंग्रेज़ों की हैदर अली के साथ। अब हैदर अली के साथ कंटिन्यू 4 वॉर होंगे जो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन से वॉर हुए हैं। इससे पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पर डाला गया है। मैसूर अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली रूल्ड। हैदर अली का टाइम पीरियड था 1761 से 1782 एंड हिज अ फेमस सन टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 टू 1799। काफ़ी स्मॉल पीरियड है लेकिन बहुत अच्छा समय था। हैड ग्रोन इन द स्ट्रेंथ। इट कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट where the company purchased paper and cardamom। हम देखें ना इंडिया के मैप को, नीचे जाओगे केरला के उधर मालाबार तट पड़ता है, मालाबार कोस्ट, वहाँ से ये अदर कंट्रीज़ के साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे स्पाइस का। जो ट्रेड अब हम बात करें बंगाल की, बंगाल ऑलरेडी उनके पास था, अब बंगाल के बाद उन्हें चाहिए थी अनदर टेरिटरीज़। दिल्ली तक जा चुके थे क्योंकि मुग़ल जो शासक था वो उनके अंडर अभी वर्क कर रहा था। एक्चुअली में हम बहादुर शाह जफ़र की बात करें, उनके आने के टाइम तक जो है वो सिर्फ पेंशनर जो रूलर थे वही बचे हुए थे, उनको पेंशन दी जाती थी 15,000 रुपये और वो वहाँ पर बैठे हुए थे सिर्फ नाम के। अब इनकी जो मेन जो फोकस था नेक्स्ट मैसूर था और ये ऑलरेडी हैदर अली को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेक्स्ट जो अटैक है वो मेरे ऊपर होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें मैसूर से ऊपर जहाँ पर आपने यहाँ पर देखा होगा आपका तमिलनाडु कर्नाटका, ये उस टाइम पर स्टेट नहीं थे। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें यहाँ पर मराठा थे। शिवाजी राव के बारे में अभी एक मूवी भी शायद आई थी, मैं मूवी इतनी देखती नहीं, बच्चों को पता होगी, तो वो मराठों से रिलेटेड मूवी है। तो जैसे ही मैसूर ख़त्म होता था, अगर मैं एक छोटा सा आइडिया आपको इंडिया के मैप का यहाँ पर देती हूँ तो अंदाज़ा होगा आपको। हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से में भी मद्रास में यहाँ पर ऑलरेडी अंग्रेज़ आए हुए हैं, यहाँ पर पुर्तगाली बैठे हुए हैं, गोवा में पुर्तगाली हैं। उसके बाद से अगर ये वाला हिस्सा बंगाल का है, कम्प्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, और ये वाला हिस्सा उस टाइम पर क्या है, मैसूर। इतना बड़ा हिस्सा मैसूर के अंडर, और मैसूर के ऊपर गोवा से इधर ऊपर वाला सारा हिस्सा यहाँ पर मराठों का राज था उस टाइम पर। मराठे पढ़ेंगे नेक्स्ट। ये पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अगर इंडियन डायनेसिटीज़ में देखें, हैदर अली टीपू सुल्तान से भी ज़्यादा पावरफुल लास्ट तक रहे थे, बाद तक। अगर हम बात करें जो आपके मुग़ल रूलर्स थे उनके बाद भी इनके यहाँ पर रूल रहा था। अब इनको मेन जो डर था, इधर भी जो एरिया था, ठीक है, ये दूसरी डायनेसिटी का था, उसका कोई इफेक्ट नहीं था। मेन ध्यान किधर था, मैसूर पर, और मैसूर के बाद मराठों पर जाना था इनको। यहाँ आए, यहाँ पर थे हैदर अली। हैदर अली की डेथ के बाद उनके बेटे थे। तो ये था मैसूर का मैप।
थोड़ा सा ध्यान में आया होगा, आज वाला मैसूर नहीं है। अगर हम एंसेंट टाइम में देखें वो एरिया अलग था बिल्कुल। आपका जो केरला था, इससे ऊपर वाली जो पट्टी थी कंप्लीटली मैसूर के अंडर आती थी। टीपू सुल्तान इन 1785 स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। इस एरिया में एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो चंदन की लकड़ी अभी भी आप देखो वर्ल्ड में फेमस है, सबसे महंगी लकड़ी है। और इसके पूरे के पूरे ऑर्चार्ड कहाँ पर थे? मैसूर में, पूरे के पूरे बाग, और इजीली अवेलेबल थी ये जो सैंडलवुड थी वहाँ पर। और यूरोपियन कंट्री में इसकी मांग, जिसका ट्रेड कौन करता था? जो आपके हैदर अली थे, ट्रेड करते थे। उस टाइम पर इनके नेपोलियन बोनापार्ट आपने सुना होगा, उनसे रिलेशन थे। उस टाइम पर भी इस व्यक्ति के वहाँ पर रिलेशन थे। देखो मतलब कितनी पहुँच थी इस राजा की, इस रूलर की, जो अपने आप से रूलिंग में आया था और अपनी मेहनत करके इसने मैसूर को प्रॉस्पिरियस किया थ्रू द ट्रेड, चंदन की लकड़ी का व्यापार। अंग्रेजों का ध्यान क्या था कि यहाँ पर जो स्पाइसेस और जो सैंडलवुड यहाँ पर अवेलेबल है वो हमें चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड हम इसी चीज़ का करेंगे। द कंपनी फोर वॉर विद मैसूर। मैसूर की लड़ाई हुई थी 4। ये आप लोग ध्यान रखना, मैसूर में 4 वॉर कंटिन्यू हुई थे। छोटी सी एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको बता देती हूँ। मैसूर के फर्स्ट वॉर में अगर चाहता जो हैदर अली था ना, तभी अंग्रेजों को निकाल सकता था। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट वॉर में हैदर अली की जीत हुई थी, जो फर्स्ट वॉर लड़ा गया, और अंग्रेज उसके पैरों में आ गिरे थे। लेकिन फोर्ट में जाकर, इवन जब ये अपने फोर्ट में चले गए थे, मद्रास में फोर्ट में जाकर हैदर अली ने इनको खड़े करके संधि की थी। जो मैंगलोर की संधि है वो आपकी बुक में दे रखी होगी, इसको आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन टॉपिक। तो इनकी पावर उस टाइम पर इतनी ज़्यादा थी और खौफ था अंग्रेजों में कि यस ये व्यक्ति वाकई में ही पावरफुल है। फर्स्ट वॉर में जीत हुई हैदर अली की, लेकिन काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी, इंडियंस की यही तो एक कमज़ोरी थी कि दया करते थे, और दया भाव से वापस छोड़ दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करना। लेकिन वो शांत नहीं बैठे, 2 साल बाद फिर आना था। सेकेंड वॉर में डेथ हो गई आपके हैदर अली की। हैदर अली की डेथ के बाद अंग्रेज़ों को पता ही नहीं चला कि हैदर अली की डेथ हुई। सबसे मुझे मेन जो इंटरेस्ट आया इसी बात में कि उसके पुत्र टीपू सुल्तान काफ़ी कम एज के थे, और वो कंटिन्यू उन्होंने बैटल चलाई, और लगभग कहते हैं कि 3 या 4 साल के करीब ये बैटल चली, जिसमें अंग्रेज भी परेशान और टीपू सुल्तान भी। बाद में इक्वालिटी के स्टेज पर यह बैटल रोक दी गई। जो सामान अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान का लिया, रिटर्न कर दिया, जो भी फोर्ट थे एक दूसरे के रिटर्न करके। फिर थर्ड बैटल लड़ी गई। थर्ड में टीपू हारा, टीपू सुल्तान हारा। और फोर्थ बैटल में क्यों की गई? कोई एम नहीं था, क्योंकि टीपू सुल्तान नेपोलियन बोनापार्ट से अपने रिलेशन इंक्रीज करने लगा था। सुना है कि उसने जब लेटर लिखा तो अंग्रेज़ों को हाथ वो लेटर लग गया था शिप में जब वो जा रहे थे वहाँ पर, क्योंकि लंबा व्यापार था। तो फोर्थ बैटल क्यों की? क्योंकि इसको मारना था, कुछ भी नहीं लिया। फोर्थ बैटल सिर्फ इसलिए लड़ी कि टीपू सुल्तान को पकड़ो और मार दो, नहीं तो मुश्किल होगा। फाइनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तनम द कंपनी अचीव्ड विक्ट्री। और श्रीरंगपत्तनम की जो है यहाँ पर संधि हुई थी, काफ़ी फेमस संधि है। उसके साथ साथ कंपनी को विक्ट्री जो जीत मिली थी, और उसके साथ ही ये यहाँ तक रुक जाता है इनका जो दौर था युद्धों वाला, और यहाँ पर क्लोज हो जाता है चैप्टर टीपू सुल्तान या मैसूर का। इसको डीपली करेंगे वन बाय वन। वॉर विद मराठा। अब मैंने बताया था एक छोटा सा भी इंट्रोडक्शन आप लोगों का चल रहा है, इतना डीप अगर मैं जाऊंगी तो वो आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की थिंग्स यहाँ पर आ जाएंगी। छोटा छोटा भी आपको बता रही हैं। उसके बाद आते हैं मराठा। पहले ही मैंने आपको मैप ड्रॉ करके बताया था कि मराठा अगले निशाने पर है। जीत लिया मैसूर को, बंगाल, मैसूर और नेक्स्ट मराठा। यही तो पावर थी इंडिया में, और मराठों के साथ युद्ध का मतलब था फिर तो भारत में इन्हीं की चलनी थी। द कंपनी फ्रॉम द लेट 18th century was planning to destroy मराठा पावर।
अब 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी मीन्स 1850 के बाद वाला दौर, उसमें प्लानिंग स्टार्ट की, मैसूर हो गया, उसका चैप्टर क्लोज। अब नेक्स्ट जो हमें टेरिटरी चाहिए वो थी मराठों की टेरिटरी। डरते थे मराठों से, लेकिन टाइम टू टाइम कमज़ोर हो चुके थे, पता चल गया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, हालांकि मराठे देखो लंबे टाइम तक चले, कहाँ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी, वहाँ तक चले थे। 1761 द मराठा वर डिफीटेड एंड देयर ड्रीम्स ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज सेटर्ड, खत्म हो गया, या जिसको हम कहते हैं दब के रह गया, जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारे। They were divided into many states under different chiefs, अलग अलग सरदार या इनके चीफ जो मुखिया थे उसमें इन्होंने अपनी स्टेट जो है बट गई धीरे धीरे करके, क्योंकि पर्टिकुलरली एक रूलर नहीं रहेगा, किसी बैटल में हारेगा तो वहाँ के जो उसके कमांडर या पावरफुल जो व्यक्ति होंगे वो अपना अधिकार करेंगे उनकी पावर्स पर। बिलोंगिंग टू द डायनेसिटी सच एज सिंधिया, उसके बाद होलकर, गायकवाड़ एंड बोंसले, These chiefs were held together under a पेशवा, सारे पेशवा के अंदर, पेशवा इनकी मेन पोस्ट होती थी, यह होता था प्रिंसिपल मिनिस्टर, who became its effective military and administrative head based in पुणे। लास्ट तक रहे थे पूना के, आपको मैं बता दूं जो पूना में आपके पेशवा थे लास्ट तक रहे थे। रानी झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में भी बताएंगे, वहाँ भी उनका भी रिलेशन इन्हीं से था मराठों से। मराठस वर इंडल्स्ड इन अ सीरीज ऑफ वॉर, इंडल्स्ड इन्वॉल्व रहते थे हमेशा एक सीरीज ऑफ वॉर में, बहुत पावरफुल थे लेकिन कंटिन्यू एम्बिशियस थे, और इस एम्बिशियस पॉलिसी ने इनकी पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से ये वीकन हुए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मौका मिला कि इन पर राज करे। द फर्स्ट वॉर एंडेड इन 1782 विद द टेरिटरी ऑफ सालबाई। देयर वॉज अ नो क्लियर विक्टर, इसमें एक्चुअली ये ट्रीटी का नाम है, बट एक्चुअली मैं बता दूं ट्रीटी के बारे में ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं कि किस युद्ध के बाद ट्रीटी हुई थी, क्यों हुई थी, जो भी ट्रीटी मीन्स होता है संधि। द सेकेंड्स एंग्लो मराठा, अब जैसे पहले एंग्लो मैसूर वार हुए थे टीपू सुल्तान के साथ, वो थे 4, उनको भी क्या कहा गया था, एंग्लो मैसूर के नाम से फेमस थे। अब इनके साथ जो युद्ध हुए उनको नाम दिया गया एंग्लो मराठा वार। टाइम पीरियड रहा 1803 से 1805 तक, वॉज अ फोर्ट ऑन डिफरेंट फ्रंट, अलग अलग स्टेज पर लड़े गए, एंड रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा, Delhi, and finally the third Anglo-Maratha War of 1817 to 19 crushed मराठा पावर। मराठा का चैप्टर जो कंप्लीट हुआ या फिनिश हुआ, हम कह सकते हैं मराठों का चैप्टर यहाँ आकर इन्होंने क्लोज्ड कर दिया। कब क्लोज्ड हुआ, कंप्लीट जो इनका एरिया था अब ब्रिटिशर्स के पास था। पहले लड़े गए 4 जो थी बैटल लड़ी गई थी, इनके साथ 3 बैटल हुई थी, एंग्लो मैसूर वार इसको बोलते हैं, ये 3 थी। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए एंग्लो मैसूर वॉर, वो 4 लड़े गए थे। इनका जो डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा होगा और स्टोरी की तरह समझाया है, अच्छा भी होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा वेरी। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच ऑल।